नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक बैंक के बारे में, मतलब एक प्राइवेट बैंक के बारे में, जो देखा जाए तो एक छोटा-सा बैंक है, अभी फ़िलहाल के लिए बहुत छोटा-सा बैंक है और इस बैंक का फ्यूचर मुझे थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी में दिखता है क्योंकि कुछ पैरामीटर्स आपको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ कंपनी जिस बेसिस से काम कर रहा है और जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, तो मुझे लगता है फ्यूचर में इस कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ और पोटेंशियल ले आ सकते हैं। ऐसे कोई गारंटी नहीं होता कि कोई भी कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर बन जाएगा। तो ऐसे कोई भी लोग अगर आपको कोई गारंटी दे रहा है तो बिल्कुल मत मतलब उसको सच सच मत मानना कि सच सच मान लेना क्योंकि देखिए स्टॉक के ऊपर प्रेडिक्शन किया जाता है। स्टॉक के पैरामीटर्स के ऊपर स्टॉक कंपनीज के परफॉर्मेंस के ऊपर साथ ही साथ कंपनी का फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ के ऊपर एक प्रेडिक्शन किया जाता है। उस प्रेडिक्शन से आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करना चाहिए। तो चलो मैं डीपली यहाँ पे एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो चलो डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए कंपनी देखा जाए तो 52 वीक के हाई तो वो भी अचीव कर चुके हैं और पिछले दिनों में आज के दिन भी उसने हाई किया। तो देखिए कंपनी लगातार लगातार हाई करते जा रहे हैं और वो भी प्रीवियस हाई को अभी तक तोड़ नहीं पाया और 52 वीक हाई अचीव किया जा रहा है। तो आप एनएससी की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको देखिए निफ्टी मिड कैप 150 इस सेक्टर मतलब इस व्यू से आप देखेंगे तो इस सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए थर्ड पोजीशन में है कौन, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो थर्ड पोजीशन में नहीं रहेंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कंपनी 52 वीक हाई किया है नहीं कि नहीं किया है। देखिए कंपनी 52 वीक हाई किया है 54.515 और इसका लो था कितना 28.995। तो कंपनी अराउंड अराउंड 12% तक रिटर्न दिया एक साल में। आप कहेंगे सर 12% रिटर्न क्या होगा। तो देखिए कंपनी भी छोटा है, साथ ही साथ कंपनी का प्राइस ब्रांड भी छोटा है तो इसलिए 12% भी बहुत ज़्यादा होता है। तो साल भर में कोई कंपनी पॉजिटिवली आपको रिटर्न दिया, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए यहाँ पे जो साल भर की जो परफॉर्मेंस है वो 365 डेज में यहाँ पे कैलकुलेट किया गया। मतलब आज से जब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से एक साल पहले का जो फिगर है वो 12% है। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग देखेंगे तो आपको बहुत शानदार प्रॉफिट दिखेगा। जैसे आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 14% का रिटर्न दिया। देखिए 5 दिनों में ही 14% रिटर्न दे चुके थे और एक मंथ में तो कंपनी 6% 7% तक रिटर्न दिया। 6 मंथ में करीबन 22% 23% तक रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। देखिए कितना शानदार रिकवरी किया है और कंपनी एक साल में करीबन करीबन 13% में पहले आपको बता चुका हूँ। उसके बाद 5 साल देखे मैं 5 साल में कंपनी लॉसेस दिया 7% तक और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दो तो 24% तक लॉसेस दिया। देखिए आप कहेंगे सर लॉसेस में है फिर भी क्यों 52 वीक हाई दिखा रहा है। देखिए जब कोई भी स्टॉक गिरते हैं उस डाउन लेवल जहाँ से वो टच करके ब्रीवैक करते हैं उस लेवल से देखा है तो 52 वीक का हाई मतलब 52 का मतलब एक साल के अंदर अंदर वो हाई किया है कि नहीं किया है। तो ऑब्वियसली हाई किया है। तो 52 वीक के हाई ये अचीव है तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात कंपनी कितने बड़े हैं वो देखना चाहिए। देखिए कभी मतलब जब भी मैं कोई भी बैंक के ऊपर स्टडी करता हूँ, कोई भी बैंक के ऊपर आपके साथ वीडियो लेके आता हूँ, सबसे जो पॉइंट्स में सबसे पहले फोकस में रखता हूँ वो है कंपनी का कासा रेशियो। अभी एक कासा रेशियो क्या है, आप सभी जितने सारे मेरे पुराना सब्सक्राइबर है जो मेरे वीडियो देखते रहते हैं उसको पता है। कासा रेशियो मतलब सीए का मतलब है करंट अकाउंट और एसी का मतलब है सेविंग अकाउंट। मतलब करंट और सेविंग अकाउंट्स इस दोनों अकाउंट से कंपनी को कितना कस्टमर मिला, क्योंकि इस दोनों अकाउंट से ही कंपनी को जितना कस्टमर मिलेगा उतना ही बैंक के लिए खासियत है। आप कहेंगे सर क्यों, एफडी क्यों नहीं, इंश्योरेंस क्यों नहीं, म्यूचुअल मतलब म्यूचुअल फंड भी तो कंपनी करते हैं तो वहाँ पे क्यों नहीं। देखिए कासा रेशियो मतलब करंट एंड सेविंग अकाउंट। सबसे पहली बात से करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है बैंक को। उल्टा बैंक करंट अकाउंट जो बनाते हैं उससे चार्जेस लेते हैं। सेविंग अकाउंट्स में एकदम छोटा मोटा अमाउंट का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इसी दोनों पैसे से वो बैंक जब लोन बांटते हैं तो वो लोन से उसको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होता है। तो बैंक चाहते हैं कासा रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना ही खास है। तो अभी देखेंगे कंपनी का हालत क्या था प्रीवियस में कंपनी का हालत था करीबन 11% 12% इस तरीके से कुछ हालत था। 2000 मतलब 2020 में कंपनी ने बना 32% और उसके बाद देखिए 51%, उसके बाद 48%। आप कहेंगे सर 11% से डायरेक्ट 51% तक क्यों आया।
देखिए आईडीएफसी ने एक लॉजिक लगाया, आईडीएफसी ने एक 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 नया लॉजिक लगाया, जो इंटरेस्ट रेट है, मान के चलिए मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, जितने सारे बैंक्स थे, मान के चलिए वो सेविंग्स अकाउंट में वो इंटरेस्ट दे रहा था, बाकी सारे बैंक्स ने इंटरेस्ट दे रहा था, मान के चलिए 4%। और आईडीएफसी बैंक ने क्या किया, उसी सेविंग अकाउंट में उन्होंने इंटरेस्ट देना चालू कर दिया 4.5%। इसका मतलब ज्यादा परसेंटेज दिया, तो ज्यादा परसेंटेज के कारण लोग ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर पैसा डाला, तो इसीलिए कासा रेशियो बढ़ चुके थे। तो ये जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज, बिजनेस मॉडल कंपनी ने यूज किया, बहुत शानदार था। तो ये कंपनी का डिटेल्स है। अभी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो बहुत बहुत वीक लेवल में है, क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही वीक लेवल में है, उतना खास नहीं है। कंपनी का कर्जे की जो घड़ा है वो भी बहुत भर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन करीबन 7.5% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। बैंकिंग स्टॉक है, फिर भी डेप्थ ऑब्वियसली कंपटीटर के हिसाब से बहुत ज्यादा है। अगर इसका कंपटीटर दिखा जाए तो इस सारे कंपटीटर का जो डेप्थ है उससे कैलकुलेट किया जाए तो कंपनी का डेप्थ एक्सिस बैंक से कम है। देखा जाए तो कंपनी का डेप्थ बाकी जितने सारे बैंक है उसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, इस तरीके से बैंक का सबसे कम कर्ज है कोटक बैंक का। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से बैंक के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि छोटा है अभी, क्योंकि 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है, फ्यूचर में वो बड़ा होने का पोटेंशियल रखते हैं। कितना पोटेंशियल रखते हैं चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं रेशियोज दिखाऊंगा। देखिए रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं बैंकिंग के लिए, रेशियो से ही पता चलता है कि कंपनी कौन सा दिशा में जा रहा है। सबसे पहले एनपीए, कंपनी का एनपीए क्या है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मेरे हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि हमेशा देखा जाए तो 1%, 0.80% के नीचे होना चाहिए। अगर 0.80% से नीचे है तो कंपनी को एक अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे कितना है, 1.53%, जो 3 साल में 1.44 था, 5 साल में 1.46 था, मतलब एनपीए को कम नहीं कर पा रहा है। 1.50 के आसपास ही हमेशा देखने को मिलता रहा है। तो कंपनी का एनपीए जो है वो परसेंटेज के हिसाब से मुझे ज्यादा लगा। और साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ एसेट, और रिटर्न ऑफ एसेट जो है मतलब कि रिटर्न कितना कमा रहा है पर एसेट में, यहाँ पे बहुत बहुत वीकनेस है। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी तो मैं पहले बता चुका हूँ बहुत वीक है। सीएआर परसेंटेज कितना, 16% है। देखिए आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 9% से ज्यादा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 16% है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मगर कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा, 4.71। देखिए क्यों कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी ज्यादा हो गया, क्योंकि देखिए बैंक ने जो स्ट्रैटेजी यूज किया ज्यादा इंटरेस्ट देने का, मतलब जितने सारे सेविंग अकाउंट्स है, जितने सारे एफडी है, जितने सारे मतलब और भी जितने सारे इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, मतलब कंपनी का लाइबिलिटीज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज इसीलिए ज्यादा दिखा रहा है। तो एनआईएम का परसेंटेज भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, और यहाँ पे पैग रेशियो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो ऐसे नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, कंपनी लगातार प्रॉफिट किया। कंपनी सिर्फ कोविड की सिचुएशन में और कोविड की सिचुएशन से पहले ही कंपनी दोनों सालों में लॉसेस किया, बाकी फिर से कंपनी ने प्रॉफिट मेंटेन किया। तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी प्रॉफिट तो मेंटेन कर रहा है, मगर इतना ज्यादा इंटरेस्ट है कंपनी का देखिए कंपनी इनकम कितना किया, कंपनी का रेवेन्यूज कितना हुआ। लास्ट टाइम कंपनी का रेवेन्यू हुआ 17,000 करोड़ का, और कंपनी का इंटरेस्ट कितना चला गया, 7,400 करोड़ का। उसके बाद कंपनी का एक्सपेंस भी था करीबन 12,300 करोड़ का। तो इसीलिए कंपनी ने जितना इनकम किया उससे कंपनी का जो मतलब एक्सपेंस है, इंटरेस्ट है, वो माइनस करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या आया, लॉस। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो लॉस हुआ था। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, आधा से इनकम किया, तो आधा से इनकम हुआ था इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट हुआ। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आधा से इनकम क्या कहाँ से हुआ। देखिए एक बात आपने नोटिस नहीं करे होंगे, मार्केट कैप कितना है, 33,000 करोड़ का, और इसका एंटरप्राइजेस वैल्यूज कितना है, 1,75,000 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर तो इन्वेस्ट करके रखे ही है, साथ ही साथ दूसरे बिजनेस के ऊपर भी इन्वेस्ट करके रखे हैं। ज्यादा से कम जहां से कंपनी का रेवेन्यूज मिलता है, और उसी रेवेन्यूज को यहाँ पे उसको आधा से इनकम में दिखा देते हैं। तो आधा से इनकम हुआ इसीलिए कंपनी प्रॉफिट में आया, नहीं तो कंपनी लॉस में चला जाता, और वो भी बिग लॉसेस देखने को मिलता। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियोस उतना खास नहीं है, सिर्फ 3 साल 1 साल में अच्छा खासा है, उसके बाद कंपनी उतना ज्यादा रिटर्न नहीं दिया। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी चलो एक एवरेज लेवल में है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कि इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करने लग गया, क्योंकि पहले तो वो भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि एफडीएस के परसेंटेज देखेंगे तो 4% होल्डिंग था, अभी 10% होल्डिंग बन चुके हैं।
एफएस के कितना 16% था, अभी कितना 10% 11% है। और प्रोमोटर के पास कितना 40% था, अभी 36% होल्डिंग है। तो पब्लिक के पास कितना 34% था, अभी 38% है। पब्लिक इस तरीके से कंपनी को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसको लगता है आज कंपनी 50 रुपया है, एक दिन 500 जाएगा। देखिए आपकी बात गलत भी नहीं है, तो मैं जरूर कहूंगा वो एक एक मतलब आपका प्रेडिक्शन सही है, आपका मतलब कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो 500 क्या 5000 तक भी जा सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना, क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न बता रहा है एक जब से स्टार्ट हुआ तब से डाउन ट्रेंड में है। कोशिश तो किया था अप ट्रेंड जाने के लिए, फिर से डाउन में आ गया। और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा सपोर्ट रेंज और यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंट रेंज इसको बार बार टच कर रहा है। इसका मतलब इस रेंज को तोड़ने के बाद ये जो लेवल है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी एक नया मोमेंटम एक नया हाई देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो कैसे लगा मेरे वीडियोस आप जरूर कमेंट करना, और मेरे वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को साथ शेयर भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।